गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए ये हमने रे ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। इसका ये 6th नंबर का लेक्चर है। इससे जो लास्ट लेक्चर था 5th नंबर का, उसमें हमने बात की थी साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन की। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट्स। बेंडिंग ऑफ लाइट्स क्या कहलाता है? अपवर्तन। बेंडिंग का मतलब होता है लाइट का मुड़ना या जो झुकना होता है वो क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। इसकी देखो हम थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम है। पहला नियम ये है कि जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमेशा दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। कितने मीडियम आपको जरूरत होंगे? दो मीडियम की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी बात, जो अपवर्तन का जो मेन कारण है वो है चेंज इन स्पीड। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो अपवर्तन नहीं होगा। तो अगर आपको पूछा जाए एक वर्ड में कि बताइए रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, तो रिफ्रैक्शन का रीजन है चेंज इन स्पीड, यानी वेग में परिवर्तन, या आप बोल दो कि चाल में जो परिवर्तन है वो किसकी अपवर्तन का जो कारण है वो क्या है? वो है चाल में परिवर्तन। तीसरी बात देखो, मीडियम आपको कितने चाहिए? दो मीडियम। तो अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था कि जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड बदल जाती है लाइट की, रेज की। स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ चेंज हो जाती है और उसके साथ इंटेंसिटी भी चेंज होती है। तो अपवर्तन की क्रिया में चाल बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है और तीव्रता बदल जाती है। कौन नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? मैंने क्या कहा था? फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। जब तक आप जो लाइट का स्रोत है उसको चेंज नहीं करोगे तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो ये मोटी मोटी आप चार बातों का ध्यान रखना। पहला तो कि जब भी अपवर्तन की बात आए तो आप दो मीडियम कंटेन करोगे। दूसरी बात, अपवर्तन का रीजन क्या है? अपवर्तन का रीजन है चेंज इन स्पीड। तीसरी बात की जो अपवर्तन की क्रिया में चाल बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है और तीव्रता क्या होती है? बदल जाती है। चौथी बात की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। तो अब सबसे पहले हम मीडियम्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि कौन सा मीडियम आपको किस प्रकार लेना है। मीडियम में हम बात करते हैं सघन और विरल की। सघन को इंग्लिश में बोला जाता है डेंसर मीडियम और विरल को बोला जाता है रेयरर मीडियम। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं डेंसर और रेयरर मीडियम की। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हिंदी में बोला जाता है अपवर्तनांक और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से या एन से। कोई भी नोटेशन दिख सकता है आपको, म्यू भी दिख सकता है और क्या दिख सकता है? एन भी। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है C/V। अब आप जानते हो C क्या होता है? C होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग। और V क्या होता है? V होता है माध्यम में प्रकाश का वेग। अब आप निर्वात में प्रकाश का वेग जानते हो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला हो गया कि C/V का जो अनुपात है वो क्या बताता है? अपवर्तनांक। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि म्यू बराबर आपने क्या लिखा है? C/V। अब मुझे बताओ अगर मैं V का मान बढ़ा दूं तो बताओ म्यू का मान कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखो म्यू है वो क्या बताता है? वो बताता है कोई भी मीडियम कितना सघन है या कितना विरल है। ये बात कौन बताता है? म्यू बताता है। तो देखो स्पीड बढ़ गई, इसका मतलब मीडियम सघन हुआ या विरल हुआ। तो सघन का मतलब तो है कि आप जो भी मीडियम ले रहे हो उसमें जो पार्टिकल है वो बहुत पास पास स्थित है, कुछ इस प्रकार है। और विरल का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो पार्टिकल है वो काफी दूरी पर स्थित है। तो अब मुझे बताओ स्पीड किस में तेज होगी? इसमें तेज होगी या इसमें तेज होगी? भाई इसमें तो पार्टिकल बहुत पास पास है, तो इसका मतलब यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और यहाँ देखो पार्टिकल दूर दूर है तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मुझे बताओ यहाँ स्पीड बढ़ रही है। अब दूसरा केस आप ये कंटेन कर लो कि v का मान आप कम कर दो तो म्यू का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
तो अब मुझे बताओ, देखो u कम हो रहा है, मतलब स्पीड कम हो रही है, तो कौन सा मीडियम हो गया, सेकंड। और स्पीड बढ़ रही है तो कौन सा मीडियम हो गया, विरल। तो मुझे बताओ इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल। और यहाँ स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब कौन सा माध्यम हो गया, सघन। तो v और म्यू की वैल्यू से आप ये बता सकते हो कि कोई भी मीडियम कितना सघन है और कितना विरल है। किस प्रकार बताओगे कि म्यू का मान कम है, इसका मतलब वो कौन सा मीडियम है, विरल। और म्यू का मान ज्यादा है, इसका मतलब वो कौन सा मीडियम है, सघन। उसी प्रकार अगर वेलोसिटी तेज है या ज्यादा स्पीड से अगर रे चल रही है, इसका मतलब विरल है। और कम स्पीड से चल रही है, इसका मतलब मीडियम कैसा है, सघन है। अब देखिए हम बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की। μ21, या इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है n21, या इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है μ21। इनमें से आपको कोई भी नोटेशन दिख सकता है, μ21 हो सकता है, n21 हो सकता है, 1μ2 हो सकता है। देखो इसका मतलब क्या है, μ21 का मतलब है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए यहां मैं 2 मीडियम ले रहा हूं, ये पहला मीडियम है और ये क्या है, सेकंड मीडियम है। मान लिया कि पहले मीडियम में वेलोसिटी v1 है, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी v2 है। पहले का अपवर्तनांक μ1 है और दूसरे का अपवर्तनांक क्या है, v2 है। तो क्या बोला है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक वो क्या कहलाता है, μ21। तो μ21 का फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन μ1। यहाँ n21 आए तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है, चाहे तो μ21 हो चाहे n21 हो। तो क्या हो गया, μ2 अपॉन μ1। अब मुझे बताओ म्यू का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, c अपॉन v। तो बताओ μ1 होगा तो बताओ c तो क्या है, कांस्टेंट है, तो c तो c रह जाएगा और v की जगह क्या आ जाएगा, μ1। इसी प्रकार μ2 क्या हो जाएगा, c अपॉन v2। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, μ2 की रखो क्या है, c अपॉन v2 और μ1 की क्या है, c अपॉन v1। तो देखो यहां से क्या मिल गया आपको, v1 अपॉन v2। और आप जानते हो 11th क्लास में आपने पढ़ा है v बराबर क्या होता है, एफ लेमडा। एफ कांस्टेंट है क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अपवर्तन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो यहाँ v1 लिखूंगा तो एफ लेमडा 1 आ जाएगा। तो एफ लेमडा 1 अपॉन एफ लेमडा 2, एफ से एफ कैंसिल आउट। तो देखिए जो μ21 है उसका आपको क्या फॉर्मूला मिल गया, उसका आपको फॉर्मूला मिल गया μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। अब देखिए इनके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन u2। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कौन से मीडियम से कौन से में जा रहे हो। यहाँ फर्स्ट से सेकंड में जा रहे थे तो μ21 को आपने क्या लिखा, μ2 अपॉन μ1। बस ये चीज आप दिमाग में रखना। अब देखिए इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल। देखिए जल तथा कांच के अपवर्तनांक आपको दिए गए हैं, क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में गमन करती है। तो मैंने ऊपर कांच लिख दिया, नीचे जल लिख दिया। प्रकाश की किरण कांच से कहां जा रही है, कांच से जल में जा रही है। अब यहाँ जो जी है, कांच को इंग्लिश में बोला जाता है ग्लास और जल को क्या बोलते हो आप, वाटर। तो μg इज इक्वल टू 2/3 दिया और μw कितना दिया हुआ है, 4/3। अब आप ये देखिए, आपने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था μ21 बराबर क्या आया था, μ2 अपॉन μ1। तो यहाँ हम क्या बोल रहे थे कि 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। तो यहाँ देखो आपको किसका पूछा है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो जिसका ज्ञात करो उसको पहले लिख दो, किसके सापेक्ष ज्ञात करो, ग्लास के साथ। तो क्या आ जाएगा, μw अपॉन μg। यानी जिसका ज्ञात करना हो आप उसको ऊपर लिखो और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना हो उसको नीचे लिखो। तो देखो किसका ज्ञात करना है, जल का ज्ञात करना है, तो जल को तो मैंने ऊपर लिख दिया। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, ग्लास के सापेक्ष, तो उसको मैंने नीचे लिख दिया। तो बताइए मुझे μw की वैल्यू कितनी है, 4/3 और μg की कितनी है, 3/2। तो क्या आ गया, 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम है जो जल में 4500 हो जाती है। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, μ21 बराबर μ2 अपॉन μ1
इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। ये अभी अभी आपको मैंने बताया है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि जिसकी ज्ञात करनी हो, अब आपको किसकी ज्ञात करनी, वायु में तो दी हुई है जो जल में इतनी हो जाती है, तो पूछा है कि जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो फॉर्मूला कि लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से वाटर में, तो NW अपॉन Na इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था कि जिसका ज्ञात करना है, अब आपको VW अपॉन VA, देखो ये उल्टा लिख, NW अपॉन Na, तो यहां से क्या आ गया VW अपॉन VA इज इक्वल टू क्या आ गया लेमडा W इज अपॉन लेमडा A। अब देखो आपको सबकी वैल्यू यहां पे दी हुई है, लेमडा W कितना दिया हुआ है 4500 एंगस्ट्रम, और VW आपको पूछा है, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, तो क्या हो जाएगा लेमडा W अपॉन लेमडा A इंटू VA। बताओ लेमडा W कितना है, वाटर में कितनी है 4500 एंगस्ट्रम, एयर में कितनी है 6000 एंगस्ट्रम, और VA एयर में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला यही लगाना है μ2 अपॉन μ1, तो NW अपॉन Na इज इक्वल टू क्या आ गया VW अपॉन VA इज इक्वल टू लेमडा W अपॉन लेमडा A। अब देखिए हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं, तो हमने क्या कहा कि बेंडिंग ऑफ लाइट्स क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। तो देखिए, और दूसरी बात मैंने क्या बोली कि आपको दो मीडियम कंटेन करने हैं, तो इसमें हम 4 केस स्टडी कर रहे हैं। केस फर्स्ट, पहला केस क्या है कि जब भी कोई लाइट रेज डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है, डेंसर टू रेरर, हिंदी में क्या बोल दोगे कि सघन से विरल। तो अब मुझे बताइए सघन से विरल, तो मैं क्या करता हूं यहां पर कोई रेज आपतित करवाता हूं, और ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या हो जाएगा आपतन कोण। तो यहां आई क्या है, आई है आपतन कोण, और ये क्या है, ये है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है नॉर्मल। ये क्या है, ये है इंसिडेंट रेज यानी आपतित किरण। अब देखिए ये क्या होगा, कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो देखो विरल में तो स्पीड तेज होती है और सघन में स्पीड क्या होती है कम। तो जैसे ये सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, जो अपना एक्चुअल पाथ है उससे कुछ बेंड हो जाएगी, और बेंड किधर होगी बाहर की तरफ। तो देखो ये नॉर्मल से क्या हो रही है दूर जा रही है, तो ये जो एंगल होगा वो कहलाएगा अपवर्तन कोण। यहां जब R है वो क्या है अपवर्तन कोण। और आपको यहां से क्या मिला कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है दूर हट जाती है। तो यहां आप इस केस में क्या लिखोगे कि जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से किधर चली जाती है, दूर चली जाती है। क्यों दूर क्यों गई, क्योंकि स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो ये बेंड हो गई। देखो यही तो अपवर्तन है। अपवर्तन में मैंने क्या बोला कि बेंडिंग ऑफ लाइट्स। देखो कायदे से लाइट तो हमेशा है ना, लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, तो लाइट को तो हमेशा इसी डायरेक्शन में चलना था, बट जब अपवर्तन हुआ तो देखो ये बेंड हो गई ना अपनी, देखो ये इतनी झुक गई, इतनी ये क्या हो गई डेविएट हो गई। तो यही क्या कहलाता है अपवर्तन। अब मैं सेकंड केस की बात करता हूं, तो सेकंड केस इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेरर टू डेंसर। अब रेज को आप क्या कर रहे हो रेरर मीडियम से भेज रहे हो, तो ये तो क्या था डेंसर मीडियम, और ये क्या था रेरर मीडियम। अब उल्टा है, ये मीडियम क्या है रेरर और ये क्या है डेंसर। तो आपको पता है रेरर में स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर में स्पीड क्या होती है कम होती है। तो जाना तो इसको सीधा चाहिए, बट ये क्या हो गया इस तरह बेंड हो गई, ये क्या है नॉर्मल है। तो अब देखो ये नॉर्मल की तरफ झुक गई ना, तो जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेरर में जाती है तो याद रखना वो हमेशा क्या करेगी, वो अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। और अगर रेरर टू डेंसर जाती है वैसा क्यों होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई। अब रेरर से डेंसर में गई तो स्पीड क्या हो गई कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये पहले दो केस थे कि अगर लाइट रेज डेंसर से रेरर में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, और रेरर से डेंसर में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। अब देखिए थर्ड केस,
अगर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित होने का मतलब ये आपका क्या है, नॉर्मल है, और इसी पे आपने क्या करवाया, कोई प्रकाश की किरण इंसिडेंट करवा दी, तो मैं पूछूं बताओ आपतन कोण कितना होगा, तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यही आपकी आपतित किरण है और यही आपका क्या है, अभिलंब है, तो दोनों के मध्य कितने का एंगल बनना है, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में प्रकाश की किरण बिना मोड़े क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो यहां अगर मैं अपवर्तन कोण का मान पूछूं तो कितना हो जाएगा, 0। तो अगर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान 0 होता है और आपतन कोण का मान भी कितना होता है, 0। अब चौथा केस ये है कि अगर मीडियम चेंज ना हो, मीडियम क्या हो, अनचेंज्ड हो, जैसे कि आपने मान लो कि ये मीडियम भी सघन है और ये भी सघन है, सघन का मतलब जैसे मान लो कि ये गिलास है और ये भी गिलास है, तो अब मुझे बताओ जो प्रकाश की किरण होगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, वो जिस तरफ आए, जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में सीधी निकल जाएगी। क्यों निकल गई, क्योंकि दोनों मीडियम सेम है, तो बताओ स्पीड चेंज हुई क्या, स्पीड नहीं बदली, स्पीड नहीं बदली, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या रह गई, सीधी रह गई, या ये अपरिवर्तित हुए बिना सीधी निकल गई। तो अगर मीडियम सेम है तो वो अपरिवर्तित नहीं होती। दूसरी बात, अभिलंबवत आपतित होती है तो भी वो अपरिवर्तित नहीं होती, वो दो ही केस में अपरिवर्तित होगी। अगर डेंसर से रेरर में जा रही है तो क्या हो जाएगा, सघन से विरल में जाएगी तो यह विलंब से दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में जाएगी तो यह विलंब की तरफ मुड़ जाएगी। यह है आपका अपवर्तन। अब हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। देखिए पहला नियम है अपवर्तन का कि इंसिडेंट रेज यानी आपतित किरण, रिफ्रैक्टेड रेज यानी अपवर्तित किरण, नॉर्मल यानी अभिलंब, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर कोई रेज इंसिडेंट करवाई, ये जो P है वो है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब प्रकाश की किरण किस बिंदु पर आपतित हो रही है, तो देखो आप जो ये सतह ले रहे हो इसके इसी बिंदु पर तो आपतित हो रही है, तो ये क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण हो गई। और मैंने मान लिया कि ये जा रही है सघन से विरल में, क्योंकि जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो यह विलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो देखो ये विलंब से दूर ही तो हटी रही है, तो ये कौन सा मीडियम से, सघन से किस में जा रही है, विरल मीडियम में। तो ये तो है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ये है अभिलंब और ये है आपतन बिंदु। तो क्या बोला गया है, सभी एक ही तल में है। तो देखो एक ही तल आए ना, तो तल का मतलब आप कंफ्यूज मत होना, तल का मतलब होता है फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस का मतलब आप जिस सरफेस का यूज कर रहे हो, जैसे अगर आप अपने नोट्स नोटबुक में लिख रहे हो तो नोटबुक आपके लिए किसका काम करेगी, तल का। मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए तल कौन है, बोर्ड है। तो आप जो सरफेस यूज करते हो ना वही तल होती है। मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो बोर्ड मेरे लिए तल है, आप नोटबुक में पढ़ रहे हो तो नोटबुक आपके लिए क्या है, तल है। तो आप मुझे बताओ जो नोटबुक है और जो बोर्ड है क्या ये 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन, भाई इसमें 2 एक्सिस है या 3 एक्सिस, 2 ही तो है। देखो ये कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी हो गई, वाई एक्सिस। बताओ इसमें कहीं जेड एक्सिस दिख रही है, जेड एक्सिस कब होती, जब इस डायरेक्शन में आपको कोई दिखता पॉइंट। और उसी प्रकार अगर बोर्ड की बात करो तो ये एक्स एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। इसका मतलब अगर आप बोर्ड पे ये डायग्राम बना रहे हो या नोटबुक में डायग्राम बना रहे हो, इसका मतलब वो सब क्या है, एक ही तल में है। तो देखो ये सारे के सारे चित्र बोर्ड पे है ना, देखो आपतित किरण भी बोर्ड पे आ रही है, अभिलंब भी बोर्ड पे है, आपतन बिंदु भी बोर्ड पे है, अपवर्तित किरण भी बोर्ड पे है। देखो आप ये इस प्रकार होता, अगर आप अपवर्तित किरण इस प्रकार होती ना तो फिर आप बोल देते कि नहीं ये 3 डायमेंशन है अर्थात ये बोर्ड पे नहीं है, तो फिर आप बोल देते कि ये एक ही तल में नहीं है। तो ये देखो ये सभी रेस तो एक ही तल में है, तो ये था इसका पहला नियम। अब सेकंड लॉज देखिए, सेकंड लॉज क्या कहता है, सेकंड लॉज ये कहता है कि ये मान लो ये नॉर्मल के साथ आई कोण पर आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात इसने कोण कितना बनाया, आर बनाया। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये क्या हो गया, नॉर्मल। अब देखो अगर आपको याद हो तो परावर्तन में तो मैंने क्या बोला था कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। तो इसमें भी बहुत सारे लॉजिक लगाए गए कि कौन सा नियम सही है। तो आखिर में उनको एक नियम मिला और वो नियम ये था कि जो आपतन कोण है उसकी ज्या, तो ज्या का मतलब जब भी नाम आए तो आप हमेशा क्या लोगे, साइन, और कोज्या का मान जब भी आए, कोज्या का नाम, तो वहां आप क्या लोगे, कोसाइन, अर्थात साइन थीटा और कोस थीटा। तो मैंने क्या बोला कि आपतन कोण की ज्या, बताओ आपतन कोण कितना है, आई, इसकी ज्या क्या हो गई, साइन आई।
उसी प्रकार अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण कितना है r, तो इसकी ज्या कितनी हो गई साइन r। इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा कितना होता है कांस्टेंट होता है। और देखा गया कि ये किसके बराबर होता है, ये μ2n के बराबर होता है, अर्थात μ2/μ1। तो ये है अपवर्तन का सेकंड नियम और इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल का नियम भी इसको बोला जाता है। तो क्या बोला कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कांस्टेंट होता है और वो हमेशा किसके बराबर होगा μ2/μ1 के। तो देखिए इस नियम की हम डिटेलिंग करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो मान लो कि इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका अपवर्तनांक μ2 है, तो आपने फिक्स कर दिया। जैसे मान लो कि आपने ले लिया ये ग्लास है, ये एयर है, तो इनके μ1 μ2 का मान फिक्स हो गया। अब इसके बाद आप इंसिडेंट एंगल, जैसे सपोज दैट आपको आपतन कोण मिला 30 डिग्री और उस टाइम जो रेज अपवर्तित हुई वो हो गई 45, तो साइन आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा 30, आर की जगह क्या लिख दूंगा 45। तो मान लो ये मान मुझे मिला 1.5। अब मैं एंगल बढ़ाता हूं 30 से, मैं अगर मान लो एंगल कर देता हूं 40 और मान लो उसी टाइम r की वैल्यू मुझे मिल गई 60, तो इनकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 1.5। इससे आप ज्यादा और बढ़ाओ, जैसे अगर मैं कर दूं sin 70 और आपको मान लो r की वैल्यू मिली 85, तो इनका मान भी कितना होना चाहिए 1.5। अर्थात आप i का कोई भी मान लो, अगर μ1 μ2 आपने फिक्स कर लिए कि भाई μ1 जैसे ग्लास है, μ2 एयर है, तो उसके बाद आप i का कोई भी मान लो, r का मान आपको हमेशा इस प्रकार मिलेगा कि जो इसका मान होगा वो हमेशा कैसा आएगा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब नियत राशि। देखो 30 था तो r आपको 45 ऐसा मिला कि इनका अनुपात 1.5 आ गया। फिर आपने आपतन कोण मान लो 40 लिया तो फिर अपवर्तन कोण आपको 60 मिला और वो भी इस प्रकार मिला कि इनका जो मान है वो भी कितना आना चाहिए 1.5। तो i का मान आप कोई ले लो, अगर आपने μ1 μ2 फिक्स कर दिए हैं तो i का कोई भी अगर आप मान लोगे तो उसके सापेक्ष आपको r इस प्रकार मिलेगा कि इन सब का अनुपात क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो ये है स्नेल्स लॉ, म्यू साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा किसके बराबर होता है कांस्टेंट के, और वो होता है μ2/μ1। तो देखो क्या लिखा मैंने कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2/μ1। देखो इसको इस प्रकार भी तो लिखा जा सकता है μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ये आगे काम आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन है कि चित्र प्रकाश के किरण के एक बाह्य पथ को दर्शाता है जब ये तीन भिन्न माध्यमों से गुजरता है। तो तीन भिन्न माध्यम N1 है, N2 है, N3 है। पूछा है कि इन माध्यमों के अपवर्तनांक के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो इसमें आपको यह बताना है कि N1 बड़ा है, N2 बड़ा है, N3 बड़ा है, कौन किससे बड़ा है। तो देखिए अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कि यहां से आपने कोई रेज इंसिडेंट करवाई नॉर्मल के साथ आई कोण पर, तो देखो ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल की तरफ झुक रही है या नॉर्मल से दूर जा रही है। तो देखो ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ आ रही है या दूर गई, ये नॉर्मल की तरफ आ रही है। तो ऐसा केस कब होता था जब किरण नॉर्मल की तरफ झुकती थी, जब रेयर से मीडियम में, कौन से में जाती थी डेंसर मीडियम में। कोई भी प्रकाश किरण जब रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इसका मतलब जो N1 है वो कैसा मीडियम है, वो है विरल, और N2 क्या है सघन। तो मुझे बताओ N2 बड़ा हुआ या N1 बड़ा हुआ, N2 बड़ा हुआ। क्यों, क्योंकि म्यू क्या होता है C/V, तो सघन में स्पीड कम होगी तो म्यू बढ़ जाएगा। तो N2 बड़ा हो गया N1 से। अब आप देखो पहले और तीसरे को कंपेयर करो, यानी पहले मीडियम को और तीसरे मीडियम को। तो देखो ये रहा नॉर्मल और कायदे से इस रेज को ऐसे निकलना चाहिए, बट ये विलंब से क्या जा रही है दूर जा रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया सघन और ये क्या हो गया विरल। अर्थात जब मैं फर्स्ट और 3 को कंपेयर करता हूं तो N1 तो कैसा है सघन और N3 कैसा है विरल। तो मुझे बताओ यहां कौन बड़ा हो गया, जो सघन है वो बड़ा है। तो N1 ग्रेटर देन क्या आ गया N3। यहां हमने कौन से मीडियम को कंपेयर किया था फर्स्ट और सेकंड को, यहां हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि N1 बड़ा है N3 से और N2 बड़ा है N1 से। तो N2 ग्रेटर देन N1 ग्रेटर देन N3। तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या लिखना है कि दूसरे का जो अपवर्तनांक है वो पहले से बड़ा है और पहले का किससे बड़ा है तीसरे से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे कुछ एग्जांपल्स।
देखिए पहला एग्जाम्पल है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्य के पश्चात भी आपको सूर्य दिखाई देता है 2 मिनट तक। क्यों होता है ऐसा? अर्थात जब सूर्योदय होता है उससे 2 मिनट पहले ही आपको सूर्य दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक आपको सूर्य दिखता है। क्यों दिखता है? तो इसकी वजह है अपवर्तन। देखो कैसे, तो ये मैं मान लेता हूं कि हमारी अर्थ है, इसके ऊपर कोई प्रेक्षक है, कोई भी मान लो, जैसे मैं हूं, आप हो, तो ये जो रेखा है वो क्षैतिज रेखा है। तो अब मान लो कि क्षैतिज रेखा से सूर्य नीचे चला गया, फिर भी ये आपको ऊपर दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी अर्थ होती है, उसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स होती है, लेयर यानी परतें होती है, और उन परतों की खासियत क्या होती है कि जो उनका घनत्व होता है वो अलग अलग होता है। तो जब घनत्व अलग अलग होगा तो उनका माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगा? अलग अलग। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के निकट आते जाते हैं, इन परतों का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है, अर्थात सघन होती जाती है। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे ये परतें कैसी होती जाती है? विरल होती जाती है। तो अर्थ से आप जैसे जैसे दूर जाते जाते हो तो माध्यम आपको कैसे होने लग जाता है? विरल। और जैसे जैसे पास आओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? सघन। तो मान लो यहां से लाइट आई, तो लाइट कौन से माध्यम से कौन से में जा रही है? देखो इस साइड तो क्या है? विरल। और अर्थ के नजदीक क्या है? सघन। तो ये कहां से कहां जा रही है? विरल से सघन में जा रही है। तो ये जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, रेरर से डेंसर में जाती है, तो स्पीड कम हो जाती है और वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरी चीज, जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। याद रखना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो यहां हमारी आंख है, तो अब आंख को क्या लगेगा? क्यों? क्योंकि लाइट, नियम क्या है कि प्रेक्षक को हमेशा क्या दिखेगा? लाइट वहीं दिखेगी सीधी रेखा में गमन करती हुई। तो प्रेक्षक को ऐसे लगेगा कि ये लाइट यहां कहीं से आ रही है। तो वो इसको एक्चुअल में सन कहां दिखेगा? यहां दिखेगा। एक्चुअल में सन है तो इसके नीचे, लेकिन वो हमारी आंख क्या करती है? वो हमेशा सीधी रेखा में देखती है। तो सीधी रेखा में उसको सन कहां दिखेगा? यहां। बट एक्चुअल में कहां था? नीचे था। तो इसका कारण क्या है? अपवर्तन। तो एक सिंपल सा पूछा जा सकता है कि सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य क्यों दिखाई देता है? तो उसकी वजह है अपवर्तन। अपवर्तन वजह क्यों है? क्योंकि जब आप जैसे जैसे अर्थ के निकट आते जाते हो, जो इस अर्थ के चारों तरफ जो लेयर्स होती है उनमें सघनता बढ़ती जाती है, अर्थात प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये अभिलंब की ओर बेंड हो जाती है। और प्रेक्षक या हम हमेशा लाइट को क्या देखते हैं कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसलिए उसको लाइट कहां दिखेगी? यहां। तो एक्चुअल में सन है कहां? यहां, बट उसको दिख कहां रहा है? ऊपर। तो इसलिए 2 मिनट का गैप होता है। सूर्योदय से 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी आपको क्या होता है? सूर्य दिखाई देता है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है। सेकंड एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हिंदी में बोला जाता है तारों का चमकना। तारे आपको क्यों चमकते हुए प्रतीत होते हैं? तो देखिए ये हमारी आंख है और हमारी आंख पे जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना पे। यहां आपकी इमेज बनेगी। तो आपको पता है स्टार्स आपसे बहुत ज्यादा दूरी पर है और आपको पता है अनंत से जो भी रेज आती है वो आप क्या लेते हो? पैरेलल रेज लेते हो। तो ये मान लो कि यहां आकर इस बिंदु पे मीट करती है। अब होगा क्या? मैंने क्या कहा था कि अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स है और इन सब का घनत्व अलग है, इनका टेम्परेचर अलग है, तो इनका अपवर्तनांक क्या होता है? लगातार परिवर्तित होता रहता है। अर्थात ये क्या होगा? विरल से सघन में प्रवेश करती जाती है। तो जैसे जैसे ये अलग अलग रेज में, अलग अलग लेयर्स में आएगी, तो प्रकाश के किरणों का क्या होता जाएगा? कंटिन्यूअसली अपवर्तन होता जाएगा। तो अपवर्तन होगा तो होगा क्या? हमारी आंख को कभी लगेगा कि स्टार यहाँ है, कभी लगेगा यहाँ है, कभी लगेगा यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो यानी स्टार कंटिन्यूअसली इस अपवर्तन के कारण अपनी जगह चेंज कर रहा है। इसलिए आपको तारे क्या होते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, तारे कभी नहीं चमकते। बट जो हमारी जो आंखों और जो स्टार्स हैं उनके बीच जो बहुत सारी लेयर्स हैं, इनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिसके कारण ये प्रकाश किरणों का क्या कर देते हैं? अपवर्तन कर देते हैं। तो हमें तारे कैसे दिखते हैं? चमकते हुए दिखते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए कि पानी से भरे हुए बर्तन के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो मान लो ये आपके पास कोई एक बर्तन है, ये इसका पेंदा है, तो पेंदे पे मैं कोई बिंदु मान लेता हूं P। तो एक प्रकाश किरण आपने अभिलंबोत आपतित करवाई,
तो वो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात बिना परिवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। यहाँ कोई लिक्विड भरा हुआ है अर्थात द्रव्य भरा हुआ है, और यहाँ क्या है, एयर है। तो बताओ द्रव्य सघन हुआ या एयर द्रव्य सघन हुआ, तो ये कौन सा माध्यम है, सघन, और ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। अब देखिए जब आपने अभिलंबोत आपतित करवाई तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से कोई एक रेज भेजता हूं, तो ये तो इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल पे किसी एंगल पे इंसिडेंस हो रही है। अब मुझे बताओ ये कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, सघन से रही है, विरल, तो यानी d2r। तो जब भी d2r जाती है तो मैंने क्या कहा था, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगी। तो ये तो है इसका नॉर्मल, एक्चुअल में तो इसको इधर जाना चाहिए तो बट ये दूर हटेगी, इसका मतलब ये यहीं कहीं चली जाएगी। तो जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये जो आपको पेंदा है वो कहां दिखेगा, पी डेस पर। हुआ क्या कि यहां से आपने कोई रेस भेजी तो वो नॉर्मल के साथ इनसे मान लो आई एंगल बनाती हुई इंसिडेंस हुई। तो अब देखो ये तो है डी और ये आर है, डी का मतलब सघन और आर का मतलब विरल। तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ेगी तो मैंने क्या कहा था कि वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये रहा आपका नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से क्या हो गई, दूर। अगर पास आती तो इस डायरेक्शन में बेंड होती, और दूर चली गई तो इस डायरेक्शन में। अब मान लो यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या कहा था कि प्रेक्षक या जो देखने वाला है उसको तो क्या लगेगा कि लाइट रेज हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसको देखो लाइट रेज कहां से आती हुई दिखेगी, यहाँ से, बट एक्चुअल में कहां से आ रही है, यहाँ से। इसलिए जो पानी से भरे हुए बर्तन का जो पेंदा होता है वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस एग्जाम्पल को और तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए पानी से भरे हुए बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। आप एक बर्तन लीजिए, आप घर पे भी ये एग्जांपल कर सकते हैं, उसके अंदर एक सिक्का रख दीजिए, जैसे सपोज दैट यहाँ पर आपने सिक्का रख दिया। अब ये सिक्का आपको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, क्यों देगा, क्योंकि यहाँ आप क्या है, वाटर है, और बाहर क्या है, एयर। तो वाटर सघन हो गया और बाहर क्या हो गया, विरल। यानी प्रकाश की किरण कहां जा रही है, d2r। तो जब भी d2r जाती है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है और नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। तो अब देखिए मान लो कि यहां से कोई रेज आई, इस सिक्के से रेज इस प्रकार गई, ये है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर रेखा। अब मुझे बताइए ये कौन से माध्यम से कौन से में जा रही है, d2r। तो स्पीड बढ़ रही है, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये तो कायदे से इसको इस प्रकार जाना चाहिए था, बट ये दूर हटेगी। तो ये सिक्का आपको एक्चुअल में कहां दिखेगा, यहां कहीं दिखेगा। तो ये सिक्का आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो पानी से भरे हुए बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। तो मैंने समझा दिया कि यहाँ से रेस गई, यहाँ मान लो आई एंगल पर इंसिडेंस हो रही है, तो ये कौन से कौन से में जा रही है, d2r जा रही है। जब भी d2r जाए स्पीड बढ़ेगी और नॉर्मल से दूर हटेगा। तो ये देखो अगर ये इस तरफ मुड़ती तो नॉर्मल के पास आती, और ये नॉर्मल से दूर जा रही है। और मैंने क्या कहा था कि यहाँ मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो इसको देख रहा है, और आपको पता है प्रकाश हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए हमारी आंख को लगेगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, बट एक्चुअल में यहाँ से नहीं आ रही, ये यहाँ से आ रही है। इसलिए जो पानी से भरे हुए बर्तन में सिक्का क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस एग्जाम्पल को आप इस प्रकार भी बोल सकते हो कि पानी से भरे हुए बर्तन में अगर पेंसिल रख दी जाए, जैसे पेंसिल वाला एग्जाम्पल भी देख लो कि ये आपकी पेंसिल है, ठीक है। तो यहां से आपने मान लो कोई रेस भेजी, पानी है तो ये क्या हो गया, सघन, और बाहर क्या है, एयर, विरल। यानी d2 आप कहां जा रहे हो, r। जब भी d2r जाओ तो स्पीड बढ़ जाती है और किरण क्या होती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो अब देखो नॉर्मल से दूर हटने का मतलब इधर आती तो पास हो जाती, दूर हटेगी इसका मतलब इस डायरेक्शन में। तो आप पीछे बढ़ाओ तो ये पेंसिल आपको कहां दिखेगी, यहां दिखेगी। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करती है और हमारी आंख सीधी रेखा में ही देखती है, इसलिए उसको पेंसिल कहां दिखेगी, यहाँ। बट एक्चुअली में पेंसिल कहां है, यहाँ। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, अपवर्तन के एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या था कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य क्यों दिखाई देता है, दूसरा था तारों का टिमटिमाना। उसके बाद तीन हमने एक ही टाइप के एग्जांपल पढ़े कि पानी से भरे हुए बर्तन के पेंदे ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। इसका देखिए लास्ट एग्जाम्पल, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब।
कांच की पट्टिका से अपवर्तन, कांच की पट्टिका से अपवर्तन। तो मान लो ये आपके पास कोई ग्लास स्लेब है, ग्लास स्लेब का मतलब कांच की पट्टिका है। अब मुझे बताओ कांच की पट्टिका के बाहर क्या है, एयर, अंदर ग्लास और बाहर क्या है, एयर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब मान लो आपने नॉर्मल पे कोई रेज आई एंगल पर इंसिडेंस करवाई, तो मुझे बताओ बाहर तो क्या है, एयर यानी रेयरर, और ग्लास है डेंस। तो रेयरर से आप डेंसर में जाते हो तो क्या होता है कि प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी तो ये कुछ इस प्रकार चली जाएगी। इस एंगल को मान लो मैं बोल देता हूं आर। अब इसके बाद ये क्या है, नॉर्मल। अब देखो ये तो क्या है डी और ये क्या है आर। जब प्रकाश की किरण डी से आर में जाती है तो क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। और ये जो एंगल होता है वो कहलाता है इमर्जेंट एंगल यानी निर्गत कोण। अब देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी भी आपने क्या पढ़ा कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां से क्या आया था, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो मैं बोल देता हूं कि इसका अपवर्तनांक मान लो कि μ1 है, इसका μ2 और बाहर तो एयर, तो क्या आ गया μ1। तो पहले केस में आप क्या करोगे कि μ1 साइन इंसिडेंस एंगल कितना है आई, μ2 साइन आर। क्यों, क्योंकि देखो पहले मीडियम का अपवर्तनांक कितना है μ1, आपतन कोण कितना है आई, दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक μ2, अपवर्तन कोण कितना है आर। तो क्या आ गया μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। इसको पहले एग्जांपल दे दी, समीकरण 1 दे दीजिए। अब देखिए आप क्या कर रहे हो, इससे इसमें जा रहे हो, μ2 से किस में जा रहे हो, μ1 से μ1 में। तो यहां देखो आप पहले में क्या कर रहे थे, μ1 से कहां जा रहे थे, μ2 में, तो μ2 अपॉन μ1 हुआ। अब आप कहां से कहां जा रहे हो, μ2 से μ1 में, तो क्या हो जाएगा μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ई। तो यहां से μ1 साइन ई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 2। पहले में क्या हो रहा था, देखो आप कहां से कहां जा रहे थे, μ1 से μ2 में जा रहे थे, ठीक है। तो आप क्या लिख रहे थे, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब आप क्या कर रहे हो, अब दूसरे केस में आप μ2 से कहां जा रहे हो, μ1 में, तो उल्टा कर दो, μ1 अपॉन μ2, यहां आपतन कोण कितना है साइन आर और अपवर्तन कोण कितना है ई। तो यहां से क्या आ गया, μ1 sin ई इक्वल टू μ2 sin r। अब देखिए μ2 sin r बराबर, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, μ1 sin i इज इक्वल टू μ1 sin ई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो आपतन कोण होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, निर्गत कोण के। तो जब भी आप कांच की पट्टिका से अपवर्तन करवाओगे, तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कांच की पट्टिका से अपवर्तन हो रहा है और आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो बताइए निर्गत कोण का मान कितना होगा। तो निर्गत कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और देखो यह आपतित किरण है और इसका क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो इसको बोला जाता है पार्श्व विस्थापन, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके जो नोट्स है वो आपको कंटिन्यूअसली पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।